हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मेरे बच्चों, आज हम 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हुए हैं और आप लोगों को तैयार करना हो सकता है यहां से हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। इसके पहले जो भी हमने लेक्चर प्रोवाइड किया है, चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट विजिट करिए और बढ़िया तैयारी करिए, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया, यदि चाहता है कि भैया प्रॉपर तैयारी करना है, तो ऑल चैप्टर के नोट्स कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149 मात्र 100 रुपए में बच्चों नोट्स मिलता है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है बच्चों, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है। पहले तो आप लोग समझो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन है क्या। जैसे बच्चों कोई धातु है, क्या है, धातु है, इस धातु को ऊर्जा दी जाए, इस धातु का क्या दी जाए बच्चों, ऊर्जा। तो जब ऊर्जा देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऊर्जा लेकर के अपने सतह से निकल करके बाहर चला जाता है। मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा प्राप्त किया, उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई, इलेक्ट्रॉन निकलने लग गया। मतलब किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाए तो यह परिघटना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। यानी किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने या उत्सर्जित होने की परिघटना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। सिंपल है, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमको सुपर फास्ट करना है तो टाइम पास तो बिल्कुल नहीं करना है। देखो बच्चों, यदि मैं कहता हूं कि इसको मैं ताप दे दूं, क्या कर दूं, ताप दे दूं, क्या कर दूं बच्चों, ताप दे दूं। ताप दे दूं मतलब इसको गर्म कर दूं, ठीक है। मोमबत्ती की सहायता से मैं गर्म कर रहा हूं, आप कोई दूसरा भी ताप उत्सर्जक लगा सकते हो। जैसे ही ताप उत्सर्जक लगाया मतलब एक प्रकार से ताप दिया, गर्म किया। गर्म करने से इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ी और जैसे ऊर्जा बढ़ती है तो गतिज ऊर्जा में बदलाव आता है, गतिज ऊर्जा बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं। इसको बच्चों हम बोलते हैं तापानिक उत्सर्जन। अभी आप लोग देखने वाले हो, यहां पर दूसरा क्वेश्चन है, तापानिक उत्सर्जन को समझाइए। तो तापानिक उत्सर्जन, यदि किसी धातु को गर्म करने से इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा प्राप्त करता है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं बच्चों, ये परिघटना तापानिक उत्सर्जन कहलाता है। पहला हो गया। दूसरा बच्चों, यदि इस धातु की सतह पर, इस धातु की सतह पर एक उचित आवृत्ति की प्रकाश किरण आपतित करा दी जाए तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करता है, अपने धातु की सतह से निकल जाता है, तो यह परिघटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। देखो ना, क्वेश्चन भी बोला है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के साथ साथ इनके प्रकारों को भी समझाना है। तो पहला प्रकार तो तापानिक उत्सर्जन हो गया कि यदि किसी धातु को गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाता है, तो तापानिक उत्सर्जन हो गया। लेकिन जब धातु की सतह पर एक उचित आवृत्ति की प्रकाश किरण आपतित होती है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाता है। यह परिघटना आपका बच्चों क्या कहला गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाया। तीसरा प्रकार यह है बच्चों कि यदि मान लीजिए धातु है, धातु पर क्षेत्र उत्सर्जक मतलब विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाए, ठीक है, किसी है ना विद्युत स्रोत के साथ जोड़ करके इसमें हमने कनेक्ट कर दिया बच्चों, तो इसका एनर्जी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं। ये आपका हो गया क्षेत्र उत्सर्जक। लेकिन वहीं पे बच्चों यदि एक उच्च अधिक तीव्रता वाली है ना इलेक्ट्रॉन ही आपतित कराएं, यानी उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को आपतित करा दें और फिर बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो तो वो द्वितीयक उत्सर्जक कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किसे कहते हैं, क्वेश्चन सिंपल है। उसका आंसर है धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। इसके 4 प्रकार होते हैं बच्चों, तापानिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव और एक आपका द्वितीयक उत्सर्जन और क्षेत्र उत्सर्जन। जैसे आप लोगों को बात की गई तापानिक उत्सर्जन, यदि इसकी परिभाषा आ जाए तो आप लिखोगे कि किसी धातु की सतह को गर्म करने से उसके इलेक्ट्रॉन क्या है, उत्सर्जित होने लग जाती है। इस परिघटना को हम तापानिक उत्सर्जन कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव, किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश किरण आपतित होती है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं बच्चों, ये आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। लेकिन जब क्षेत्र उत्सर्जक की बात आ जाएगी तो क्षेत्र उत्सर्जक में आप सीधा सीधा बोलोगे कि उचित विद्युत क्षेत्र लगाने पर, धातु पर उचित विद्युत क्षेत्र लगाने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तो यह परिघटना आपका क्षेत्र उत्सर्जक हो जाता है। लेकिन उच्च आवृत्ति की प्रकाश किरणें इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए उच्च ऊर्जा वाली इलेक्ट्रॉन जब किसी धातु की सतह पर आपतित होती है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं, ये द्वितीयक उत्सर्जक कहलाता है। मतलब 4 प्रकार है, चारों प्रकारों को मैंने बच्चों जो लेक्चर में आधे घंटे में चलता है वो मैंने यहाँ पे 2-3 मिनट में करा दिया। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। तापानिक उत्सर्जन। तापानिक उत्सर्जन मैंने बता दिया कि किसी धातु को हम गर्म करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, फिर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, यह परिघटना तापानिक उत्सर्जन कहलाता है। देहली आवृत्ति क्या है बच्चों, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलना है तो आपतित जो प्रकाश किरण है उसकी एक निश्चित आवृत्ति होनी चाहिए,
उसकी एक निश्चित आवृत्ति होनी चाहिए। उससे भाई कम आवृत्ति होने पर, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन यदि उत्सर्जित हो रहा है तो उसकी एक निश्चित आवृत्ति होगी और वो कहेगा कि इससे कम आवृत्ति की प्रकाश किरण यदि आपतित होती है तो मैं उत्सर्जित नहीं होऊंगा, वो उसकी देहली आवृत्ति है। यानी मैंने ये कहा बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव, थोड़ा सा आगे चलते हैं तो और कार्यफलन दोनों चीज आपको बताएंगे, कार्यफलन सब कुछ समझाएंगे। पहला अपना ये तापानिक उत्सर्जन तो आपको क्लियर है, तापानिक उत्सर्जन तो आपको क्लियर रहना चाहिए। देखो मैं ये कह रहा हूं, थोड़ा देखिएगा, देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति के प्रकाश के धातु साथ से, मतलब धातु साथ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकते। यार थोड़ा ये समझ में नहीं आएगा लेकिन मैं समझाऊंगा तो आसानी से याद हो जाएगा। प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो, कहने का तात्पर्य यह बच्चों कि धातु का सतह है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिघटना से, तो जो आपतित होने वाली प्रकाश किरण है उसकी एक निश्चित आवृत्ति होनी चाहिए, है ना। वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति होने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता, वो आवृत्ति एक देहली आवृत्ति होती है। जैसे आप लोगों को मैं कह दूं कि आपका पेट कब भरेगा, या मान लीजिए आप किसी के काम में जाना चाहते हैं तो आपका बेस प्राइस क्या है 500, यदि 500 से कम आपको पैसे मिलेंगे तो आप काम में नहीं जाओगे, आप बोलो घर में बैठ लेंगे लेकिन हमको काम में नहीं जाना है। ऐसे इलेक्ट्रॉन है उसको बोलता है कि भैया तुम्हारे पास एक निश्चित आवृत्ति होनी चाहिए, इससे कम आवृत्ति पर हम उत्सर्जित नहीं होंगे, यानी वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति होने पर प्रकाश किरण के कारण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ना हो, वो न्यूनतम आवृत्ति आपकी बच्चों देहली आवृत्ति कहलाती है। समझ में आ गया। तापानिक उत्सर्जन तो आप लोग जानते हैं कि किसी धातु को गर्म करते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं, परिघटना तापानिक उत्सर्जन कहलाता है। दूसरा देहली आवृत्ति क्या हो गई, वो किसी भी धातु सतह की एक न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर प्रकाश किरण आपतित हो तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, परिघटना आपका ये मतलब वह आवृत्ति देहली आवृत्ति कहलाती है। कार्यफलन क्या है बच्चों, जैसे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन क्या है उत्सर्जित होना है, तो भाई न्यूनतम जितनी न्यूनतम ऊर्जा की उसको आवश्यकता होगी उसे उसका हम कार्यफलन कहते हैं। यानी किसी प्रकाश सुग्राही पदार्थ से किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितने उसको ऊर्जा की आवश्यकता है, जितनी उसकी ऊर्जा को जरूरत होती है बच्चों, वो कार्यफलन, यानी कार्य को संपन्न कराने के लिए जो एनर्जी लगता है वो कार्यफलन कहलाता है। कार्य को संपन्न कराने के लिए जो ऊर्जा लगता है वो कार्यफलन कहलाता है। तो ये आपके एक एक नंबर में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, अब आप लोगों ने पढ़ लिया कि सर ये आपका धातु है, धातु पर एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश किरण आपतित होती है, एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश किरण आपतित होती है तो धातु की सतह पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी प्राप्त करके इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यह परिघटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। यानी किसी धातु की सतह पर प्रकाश किरण उचित आवृत्ति की प्रकाश किरण आपतित हो तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं, यह परिघटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। कहने का मतलब बच्चों जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं इनकी जो संख्या है, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो संख्या किस पर निर्भर करती है, ये कितनी तीव्रता के साथ, ये कितनी इंटेंसिटी के साथ, मतलब कितनी तीव्रता के साथ आपतित होती है, उतनी संख्या यहां पर बच्चों उतनी संख्या यहां पर उत्सर्जित होगी। तीव्रता का मतलब और बच्चों आवृत्ति का मतलब कंपन होता है, लेकिन तीव्रता का मतलब प्रति सेकंड कितनी ज्यादा वहां से कण निकल रही है। तीव्रता जैसे मान लो हम धीरे से मार रहे हैं, तीव्रता कम है, अच्छी तेजी से मतलब इसकी गति बहुत स्पीड है तो वो तीव्रता ज्यादा हो जाएगी। ऐसे किसी धातु पर कितनी तीव्रता के साथ इलेक्ट्रॉन वहां पर मतलब ऊर्जा के रूप में आ रही है तो वो विकिरण जो है ऊर्जा यहां पर कितनी तीव्रता के साथ आ रही है, इस पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। क्योंकि भैया हमने कहा कि प्रकाश विद्युत क्या है, सन 1887 में हर्ट्ज ने बताया था कि भाई प्रकाश किरण निश्चित आवृत्ति की प्रकाश किरण जब धातु की सतह पर आपतित होती है तो बच्चों इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं, परिघटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। तो इसके आपके कुछ नियम भी हैं बच्चों, वो नियम 4 नियम है। पहला नियम यह है कि धातु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, यानी कितनी संख्या निकल रही है वो सीधे सीधे आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन निकलेगा गति करेगा, वो गति बच्चों आवृत्ति पर निर्भर करती है, ठीक है। तीसरा, इसमें कालपश्चता बहुत कम होता है, जैसे धातु की सतह पर प्रकाश किरण आपतित होती है इलेक्ट्रॉन तुरंत उत्सर्जित होने, कालपश्चता बहुत कम, यानी आपतित प्रकाश की किरण और इलेक्ट्रॉन निकलने के बीच का जो समय है बहुत कम होता है। और एक चौथा यह था बच्चों कि जो प्रकाश किरण की एक निश्चित आवृत्ति होनी चाहिए जिससे कम आवृत्ति होने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, परिघटना आपका है ना प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंतर्गत देहली ऊर्जा कहलाता है। यानी भैया देहली आवृत्ति कहलाएगा कि उससे कम आवृत्ति होने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, ठीक है भाई। सुपरफास्ट चल रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हवा हवाई में चल जाए,
आप लोगों को याद भी तो कराना है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। प्रकाश क्यों आपतित होती है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं, परिघटना प्रकाश विद्युत प्रभाव है। तो इसके नियम क्या है, जितनी इलेक्ट्रॉन निकल रही है वो किस पर निर्भर करती है, प्रकाश कण की तीव्रता पर निर्भर करती है। कितनी तीव्रता के साथ प्रकाश कण आपतित हो रही है। तीव्रता अधिक है बच्चों तो इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होते हैं उनकी संख्या अधिक होगी। इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है उसके आवृत्ति पर कितनी कंपन के साथ वो आ रही है उसके साथ वो गतिज ऊर्जा का संबंध होगा। कालपश्यता बहुत कम होता है, मतलब जैसे ही आपतित होती है विकिरण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं। और जो चौथा है बच्चों आप लोगों की एक जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एक न्यूनतम मतलब एक निश्चित आवृत्ति पर वो उत्सर्जित होता है। यदि उस आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश कण आपतित होता है तो उस इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होती, उस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। जी हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, है ना। चलिए इसके बाद बच्चों देखते हैं विकिरण की द्वैतीय प्रकृति से क्या तात्पर्य। 2015 में पूछा गया एमपी बोर्ड में। विकिरण की द्वैतीय प्रकृति डी ब्रॉगली साहब ने बताया कि ब्रह्मांड की जितनी भी ऊर्जा है, ब्रह्मांड की जितनी भी ऊर्जा है, जितनी भी ऊर्जा होगी या तो वो द्रव्य के रूप में होगी, या तो वो द्रव्य के रूप में होगी या बच्चों विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में होगी। ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में होगी। क्या बताया, संसार की जितनी भी ऊर्जा है, संसार की जितनी भी ऊर्जा है वो किस भांति होगी बच्चों, या तो वो द्रव्य के भांति होगी या तो विद्युत चुंबकीय विकिरण की भांति होगी या विद्युत चुंबकीय तरंग की भांति होगी। जब विद्युत चुंबकीय तरंग में द्वैतीय प्रकृति है तो भाई द्रव्य में भी द्वैतीय प्रकृति होगी। यही चीज उन्होंने बताया कि जितनी भी ऊर्जा है दो चीज में होगी, या तो बच्चों द्रव्य के रूप में होगी, जितनी भी ऊर्जा है या तो द्रव्य के रूप में होगी या विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होगी। अभी सिर्फ समझो सिंपल तरीके से। तो जब विद्युत चुंबकीय तरंग में कण प्रकृति और तरंग प्रकृति है तो द्रव्य में भी कण प्रकृति और तरंग प्रकृति होगी। इस पुष्टि को करते करते उन्होंने बताया कि जो कण है या तो कभी तरंग की भांति और कभी कण प्रकृति, कोई भी पदार्थ है कभी कण की भांति और कभी तरंग की भांति व्यवहार दर्शाता है। यही डी ब्रॉगली का द्वैतीय प्रकृति है। तरंग समीकरण को सिद्ध करने के लिए उन्होंने द्वैतीय नियम दिया था। चीजें क्लियर, समझ में आ गया कि विकिरण कुछ परिघटनाओं में तरंग की भांति, कुछ परिघटनाओं में कण की भांति व्यवहार दर्शाते हैं। इस प्रवृत्ति को द्वैतीय प्रकृति कहते हैं। ज्यादा कुछ है ही नहीं है। डी ब्रॉगली ने बताया कि दुनिया की जितनी भी ऊर्जा है या तो द्रव्य रूप में होगा या तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में होगा। जब विद्युत चुंबकीय विकिरण में तरंग और कण दोनों प्रकृति होती है तो द्रव्य में भी तरंग और कण दोनों प्रकृति होगी, जिसमें उन्होंने बताया बच्चों की डी ब्रॉगली के अनुसार द्रव्य में तरंग पदार्थ की दोहरी प्रकृति पाई जाती है। प्रत्येक गतिमान पदार्थ के साथ साथ तरंग भी जुड़ा रहता है, जिसे हम द्रव्य तरंग कहते हैं। क्वेश्चन कई बार आया है बच्चों, देखो 23 में आया है, 22 में आया है कि द्रव्य तरंगे या डी ब्रॉगली तरंग क्या है। द्रव्य तरंग की विशेषताओं को लिखिए, द्रव्य तरंग की विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, देखो 2023 में आया है, 24 में नहीं आया है, 25 में भी नहीं आया, 26 में आ जाएगा, तो आप लोग तैयार कर लेना। विशेषता क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह ये निर्वात में संचरित हो जाती है। द्रव्य तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय तरंग की भांति निर्वात में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी चलते रहते हैं। इनका कोई भौतिक रूप नहीं होता है। यदि आप देखोगे तरंगों को तो भौतिक रूप में दिखाई नहीं देंगे, है ना। द्रव्य तरंगे सभी प्रकार के आवेशित या निरावेशित गतिशील कणों के साथ संबंधित पाए जाते हैं। मतलब इन्होंने कहा कि सभी प्रकार, चाहे वो आवेशित हो चाहे आवेश हो, उसमें चाहे आवेश ना हो, फिर भी उनमें द्रव्य तरंगे पाई जाती है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, क्योंकि इनमें विद्युत चुंबकीय तरंग प्रत्येक द्रव कण के साथ संबंधित होती है। क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रत्येक द्रव कण के साथ संबंधित होती है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं, इतना याद कर लो बस। तो प्रॉपर्टी कितने याद करना है, तीन आप तैयार करो। पहला कि भाई ये विद्युत चुंबकीय तरंग की भांति द्रव्य तरंग निर्वात में गमन कर सकती है। ठीक है। दूसरा बच्चों, ये इनका कोई भौतिक रूप नहीं होता है। तीसरा, ये आवेशित या निरावेशित सभी प्रकार के तरंगों, सभी प्रकार के कणों में संबंध दर्शाते हैं। 3 आप लोग तैयार कर लेना। ठीक बच्चों, हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, यहां से ले लो, फिर ये आप लोग ले लो। इसके बाद बच्चों अगले प्रश्न पर चलते हैं। द्रव्य का तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होता, क्योंकि दैनिक जीवन में हम यदि देखें, दैनिक जीवन में कि भाई ये हमारा कुर्सी है, कुर्सी में भी इसका अनुभव बताएं कि इसमें डी ब्रॉगली का तरंग समीकरण बताओ, तो इस कुर्सी में नहीं हो सकता, कुर्सी में नहीं, क्योंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा है। क्योंकि भाई यदि आप लोग डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य समीकरण यहां पर आप देखोगे तो लैम्डा जो है बच्चों वो बराबर होता है ना, h/mv के।
अर्थात बच्चों जो लैम्डा है जो तरंगदैर्ध्य है वो सीधा सीधा व्युत्क्रमानुपाती होता है द्रव्यमान के। हमारे आसपास की वस्तुएं जो है उनका द्रव्यमान ज्यादा होता है, तो जब द्रव्यमान ज्यादा है बच्चों तो उनका तरंगदैर्ध्य बहुत कम होगा, सीधा सीधा व्युत्क्रमानुपाती है। जब द्रव्यमान ज्यादा है तरंगदैर्ध्य कम होगा, और तरंगदैर्ध्य कम होगा बच्चों तो फिर उनकी व्याख्या करना आसान नहीं होती है, सीधा सीधा और कुछ है ही नहीं है। द्रव्य तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों दैनिक जीवन में जो आसपास की वस्तुएं उनका द्रव्यमान ज्यादा है तो तरंगदैर्ध्य बहुत कम होगा, जिसका अध्ययन करना स्पष्ट नहीं होता है। देखो दैनिक जीवन में द्रव्यमान जो है यानी पदार्थ का द्रव्यमान अधिक होने के कारण तरंगदैर्ध्य का मान काफी कम होगा। इस समीकरण से आप लोग निष्कर्ष निकालोगे, अतः द्रव्य तरंग का सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होता है, यानी दैनिक जीवन में उतना उपयोगी नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या है बच्चों? तो दैनिक जीवन में उपयोगी नहीं है, इसके पीछे रीजन ये है कि भाई द्रव्यमान, आसपास की वस्तुओं का द्रव्यमान ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, ओके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक निरोधी विभव आ गया, निरोधी विभव आ गया। देखो बच्चों, निरोधी विभव आप लोगों को थोड़ा सा, जब लेनार्ड का आप लोग प्रयोग पढ़े थे वहां पे यदि सीखे हैं तो ठीक है। लेनार्ड का प्रयोग ये था कि ये कैथोड है बच्चों, क्या है? कैथोड है। यहाँ पे ये एनोड है, क्या है? एनोड है, क्या है? एनोड है। अब इसको हम इस तरीके से बाह्य स्रोत के साथ जोड़कर रखते हैं और इस पे प्रकाश किरण आपतित कराते हैं। क्या कराते हैं? प्रकाश किरण आपतित कराते हैं। अब जब बच्चों ये कैथोड है, कैथोड के सापेक्ष एनोड को कम विभव पर रखा जाता है, ऋणात्मक विभव पर। क्या होता है बच्चों? ऋणात्मक विभव पर रखा जाता है। क्या? ऋणात्मक विभव पर रखा जाता है, तब परिपथ में धारा नहीं बहती, परिपथ में धारा नहीं बहती है। ऐसी स्थिति में इसके बीच एक विभव उत्पन्न होता है जिसे निरोधी विभव कहते हैं। सिंपल है कि निरोधी विभव वह ऋणात्मक विभव होता है जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होता है, यानी जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही ना हो। ऋणात्मक कैथोड के सापेक्ष एनोड को ऋणात्मक विभव पर करने पर, देखो समझिएगा, कैथोड के सापेक्ष एनोड को ऋणात्मक विभव पे करने पर, ऋणात्मक विभव पे करने पर, ठीक है, यहाँ पे जो है प्रकाश विद्युत धारा नहीं बहती है, जिसके कारण बच्चों एक विभव जो बना उस विभव को हम निरोधी विभव कहते हैं। सिंपल है, विभव क्या है? आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो हम एक को ऋणात्मक विभव पर यानी एनोड को ऋणात्मक विभव पर रखें, तो जिस ऋणात्मक विभव पर कुल मिलाकर के हम एक को ऋणात्मक विभव पर, यहाँ पर एनोड है बच्चों, एक को ऋणात्मक विभव पर रख रहे हैं, एक को ऋणात्मक विभव पर रख रहे हैं, और वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा प्रवाह होना बंद हो जाए वो आपका निरोधी विभव कहलाता है। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चों, समय आप लोगों के लिए बहुत रहता है। निरोधी विभव पर आपतित प्रकाश की तीव्रता और आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है? देखो थोड़ा समझो, ऐसे प्रश्न आप लोग नहीं पढ़े होंगे और आज आप लोग पढ़ लो। देखो बच्चों, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बदलने पर निरोधी विभव का मान बदलता है। ठीक है, प्रकाश जैसे जैसे प्रकाश किरण आपतित होगी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का मान ज्यादा होगा, विभव बदलेगा, क्योंकि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। देखो भाई, आप लोगों को पता है कि मैंने अभी प्रकाश विद्युत प्रभाव बताया कि उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो सीधा सीधा समानुपाती होती है आवृत्ति के। ठीक है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति अधिक होने पर, यदि आवृत्ति अधिक होना है बच्चों, अधिक हो रहा है, तो निरोधी विभव अधिक तथा कम होने पर निरोधी विभव कम हो जाता है। कहने का तात्पर्य क्या बोला बच्चों कि यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता अधिक है, आवृत्ति अधिक है, तो निरोधी विभव का मान अधिक होगा, और कम है तो कम हो जाता है। सिंपल, क्या बोला है? निरोधी विभव पर आपतित प्रकाश की तीव्रता एवं आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बदले बच्चों, निरोधी विभव का मान क्या होता है? बदल जाता है। यदि कहा जाए कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति अधिक होगी, निरोधी विभव अधिक होगा, और यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति कम होगी तो निरोधी विभव का मान कम होगा। बस सीधा सीधा। विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम में उपस्थित तरंगों के उनके बढ़ते तरंगदैर्ध्य के आधार पर क्रम लिखिए। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के वर्णक्रम को बढ़ते तरंगदैर्ध्य के आधार पर क्रम लिखिए बच्चों। तो ये आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है, इसे आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स किरणें, बाई किरणें, और आपका बच्चों एक्स किरण पराबैंगनी, दृश्य प्रकाश, अवरक्त है ना, माइक्रो तरंग, रेडियो तरंग, फिर गामा तरंग।
ठीक है, गामा तरंग। ठीक है, तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम है ना। तो सबसे ज्यादा बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के क्रम, भाई सबसे ज्यादा किसका होगा? थोड़ा सा ये उल्टा है, मुझे इसी में डाउट लग रहा है बच्चों, इसी में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसी में मुझे डाउट लग रहा है थोड़ा सा कि ये बढ़ता हुआ क्रम नहीं है, ये घटता हुआ, ये बढ़ता हुआ क्रम है, ये बढ़ता हुआ क्रम है और ये घटता हुआ क्रम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा वाई किरण, उससे कम एक्स किरण, ठीक है, फिर परावैंगनी तरंग, फिर दृश्य प्रकाश, फिर उससे कम अवरक्त, माइक्रो तरंग, रेडियो तरंग और गामा तरंग। ये आप लोगों को थोड़ा मिसप्रिंट है, वही तो मैं सोचा कि कहीं पे गड़बड़ लग रहा है ना। यही तो गड़बड़ था, दृश्य प्रकाश गड़बड़ था बच्चों। ठीक, तो ध्यान रखना, यदि क्रम है बच्चों तो बढ़ता हुआ क्रम है तो ऐसे आप लिखोगे सबसे बढ़िया। बढ़ता हुआ क्रम यदि लिखोगे तो पहले गामा लिखोगे, क्या? गामा। ठीक, फिर बढ़ता हुआ क्रम ये सबसे बड़ा है बच्चों। फिर यदि बढ़ता हुआ क्रम लिखो तो ऐसे ठीक लिखा है यार, बढ़ता हुआ क्रम। नीचे की ओर जाओगे तो यदि यहां से चलोगे तो यहां तक चलोगे तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा सर, ये तो लगभग गड़बड़ है यार। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं आपको क्लीन करके बता देता हूं, क्योंकि ये क्रम मुझे डाउटफुल है और यदि गलत हो जाएगा तो फिर आप लोग भर भर के कमेंट करोगे। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम मैं बता देता हूं। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे पहले आप लोग लिखो गामा किरण। क्या लिखो? गामा। क्या लिखो? गामा। गामा। ठीक है, इससे बढ़ता हुआ क्रम वाई किरण, फिर एक्स किरण, ठीक, फिर परावैंगनी किरण, ऐसा ऐसा। ठीक है, ठीक है, परावैंगनी बच्चों। ठीक है, फिर उससे बड़ा दृश्य प्रकाश, फिर उससे बड़ा अवरक्त, फिर उससे बड़ा, मतलब इससे बड़ा ये है, फिर इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये। बढ़ता हुआ क्रम सही है, बस यहां लिख लेना गामा। गामा, गामा सबसे कम। ठीक है, अब सही है। ठीक है, गामा ना होने के कारण थोड़ा कंफ्यूजन था। गामा के बाद एक्स वाई किरण, फिर एक्स किरण, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, पहले गामा किरण। यहां पे देखो एक छोटी सी मिसप्रिंट, इसलिए तो कहता हूं कि यदि टाइपिस्ट को कुछ काम दे दो और ना रहो तो फिर दिक्कत हो जाती है। ये वर्क थोड़ा सा होमवर्क देके जाओ, और थोड़ी सी मिस्टेक के कारण हो सकता है आपके भी नंबर भी कट जाएं। तो बच्चों पहले गामा, फिर आपका वाई किरण, फिर उससे ज्यादा तरंगदैर्घ्य एक्स किरण, सबसे ज्यादा आपका रेडियो तरंग। यदि आ जाए कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है विद्युत चुंबकीय विकिरण बच्चों, तो आप लोग लिखोगे गामा किरण का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो रेडियो तरंग। आवृत्ति में इसका उल्टा होगा बच्चों, जैसे सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा का, सबसे ज्यादा आवृत्ति, सबसे ज्यादा आवृत्ति जो होगी, सबसे ज्यादा आवृत्ति गामा की होगी। एकदम अपोजिट रहता है, आवृत्ति तरंगदैर्घ्य एक दूसरे के अपोजिट होती है। प्रकाश विद्युत सेल किसे कहते हैं बच्चों? जिसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित जो सेल होगा वही प्रकाश विद्युत सेल कहलाएगा। देखो, प्रकाश विद्युत सेल वह युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, यानी प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल दे? विद्युत ऊर्जा में बदल दे। जैसे प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा मतलब आजकल घर घर में सौर सेल का प्रयोग किया जाता है बच्चों, है ना। और आपके पास नहीं है तो आसपास कहीं भी सरकारी ऑफिस में आप लोग देखने को मिल जाएगा, सरकारी ऑफिस में जाएंगे तो आपको देखने को मिल ही जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। समझ रहे ना। तो सौर सेल एक प्रकार से प्रकाश विद्युत सेल की भांति कार्य करता है। सिंपल है कि जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले वो आपका सौर सेल कहलाता है, यानी प्रकाश विद्युत सेल कहलाता है। आगे देखते हैं बच्चों, फोटान क्या है, इसके कोई 4 गुण लिखो। फोटान क्या है? जो ऊर्जा होती है बच्चों छोटे छोटे पैकेट के रूप में होते, छोटे छोटे बंडल के रूप में होते, उसे हम फोटान कहते हैं, जिसकी ऊर्जा प्लांक के अनुसार E बराबर एच न्यू के बराबर होता है बच्चों। E बराबर एच न्यू के बराबर होता है। इसका वेग होता है प्रकाश के वेग के बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और ये बच्चों आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, हर एक प्रकाश में उपस्थित होता है। ठीक है, तो फोटान ऊर्जा के पैकेट होते हैं जो कि विकिरण स्रोत से उत्सर्जित होते हैं और प्रकाश के वेग की सरल रेखा में गमन करते हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश किरणें आ रही है, सूर्य से प्रकाश किरणें आ रही बच्चों, तो वो किरणें फोटान के रूप में आगे की ओर बढ़ रही हैं। हम जानते हैं तरंगाग्र आपने पढ़ा, लंबवत खींची गई रेखा आपने पढ़ा, ये सब काल्पनिक है। वास्तविकता तो ये है कि वहां से कुछ ऊर्जा निकल रहे हैं, ऊर्जा छोटे छोटे कणों में के रूप में बाहर आ रही है, और छोटे छोटे कणों का जो समूह एक फोटान कहला जाता है बच्चों। उस फोटान की ऊर्जा E बराबर एच न्यू के बराबर होता है।
सभी फोटॉन निर्वात में एक समान चाल, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर से आगे बढ़ेंगे। ये उदासीन होते हैं बच्चों, किसी से विक्षेपित नहीं होते, सीधे आगे की ओर बढ़े। विक्षेपित हो जाता है, सूर्य की किरण यहां आते ही नहीं, है ना, तो किसी से विक्षेपित नहीं होते, उदासीन है, बराबर चलते रहते हैं। ठीक है, फोटॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्रदर्शित की जाती है। फोटॉन की ऊर्जा को समीकरण E बराबर h से प्रदर्शित करते हैं। E बराबर h न्यू, E बराबर h न्यू, मैं बता दी भैया, E बराबर h न्यू, E बराबर h न्यू, न्यू बराबर होगा C अपन लेमडा, तो h C अपन लेमडा, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोगों को प्रॉपर्टी तैयार कर लेना है। ठीक, चलिए आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण आप लोगों को बच्चों ये थ्योरम आप लोग पढ़ लेना, इसको आपको होमवर्क देता हूं, आखिरी है प्रकाश विद्युत समीकरण, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, सीधा सीधा है, आइंस्टीन के समीकरण को आप समझाइएगा। ठीक है, उन्होंने क्या क्या बताया, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। उन्होंने ये बताया कि यदि निश्चित आवृत्ति वाले आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाए, ठीक है, जैसे धातु का सतह प्रकाश विद्युत प्रभाव की बढ़िया प्रायोगिक अध्ययन इन्होंने ही किया। यदि निश्चित आवृत्ति वाले प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाए, तीव्रता बढ़ा दी जाए बच्चों, तो प्रति सेकंड फोटानों की संख्या बढ़ेगी, परंतु प्रत्येक फोटान की ऊर्जा सेम रहेगी, E बराबर h न्यू के बराबर होगी। अतः उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, किंतु ऊर्जा नियत रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है, उन्होंने ये बताया, थोड़ा गौर करिएगा, उन्होंने ये बताया बच्चों कि यहां पे एक धातु का सतह है और प्रकाश विद्युत प्रभाव मैंने आपको समझा दिया कि ये आपका प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ठीक है। अब इसकी तीव्रता बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें बच्चों, तीव्रता बढ़ा दें। तीव्रता बढ़ाने से एक फोटान की ऊर्जा h न्यू ही रहेगी, ठीक है, लेकिन तीव्रता बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। क्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, और यहां से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा भी सेम रहेगी। यही चीज उन्होंने बताया कि निश्चित आवृत्ति की प्रकाश किरण आपतित हो रही है, जिसकी तीव्रता बढ़ाए तो धातु पर प्रति सेकंड आपतित फोटान की संख्या बढ़ेगी लगातार। भाई मैंने तीव्रता में क्या बताया कि तीव्रता धीरे से मार दिया और तेजी से मारा तो तेजी से आया, ऐसे प्रकाश किरण धीरे से आ रहा तो फोटान की संख्या कम होगी, ज्यादा तीव्रता से आ रही फोटान की संख्या बढ़ेगी। फोटान की संख्या ज्यादा होती है, फोटान की संख्या ज्यादा, लेकिन हर फोटान की ऊर्जा वही रहती है। ऐसा नहीं कि फोटान आया है 10 फोटान आ गए तो फोटान की ऊर्जा E बराबर h नहीं होगा। चाहे 50 फोटान आ जाए, हर एक फोटान की ऊर्जा एक सेकंड में चाहे कितने भी आ जाएं, लेकिन यदि पर्सनल फोटान की बात करें तो उसकी ऊर्जा नहीं बदलती है बच्चों, है ना। दूसरा उन्होंने बताया कि भाई साहब आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण से E समानुपाती होता है बच्चों सीधा सीधा वेग के, अतः उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बच्चों आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ जाती है, हालांकि ये ऊर्जा जो होनी चाहिए E समानुपाती न्यू के बराबर होनी चाहिए, है ना। आपतित फोटान की आवृत्ति यदि देहली आवृत्ति से कम है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। ये 2-3 प्रॉपर्टी उनकी है जिसे आप लोग तैयार कर लेना। उम्मीद करता हूं 10-12 क्वेश्चन में ही आधे घंटे निकल गए और आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नोट्स लेने के लिए कांटेक्ट जरूर करें 9685293949 9685299149। आप लोग इस क्लास को जितने बच्चों तक शेयर करोगे अगला पार्ट आप लोगों के लिए वैसे ही धुआंधार आएगा। लेकिन भाई प्यार सपोर्ट बनाए रखना, वीडियो को थम्स अप करके जाना, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना। आप सभी को बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।